मेरे पड़ोसी ने मेरे घर के रेन शेड की शिकायत कर दी कि वह इलीगल कंस्ट्रक्शन है। उसी दिन सिटी मैनेजमेंट वाले मेरे घर आ गए। मैंने ना बहस की न कोई रिक्वेस्ट की और वहीं पर साइन करके उसे हटाने की परमिशन दे दी। नीचे मेरा पड़ोसी दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा था। उसके चेहरे पर साफ घमंड दिख रहा था। उसी रात मैंने वर्कर्स को बुलाया और पूरी रात में रेन शेड को पूरी तरह हटवा दिया। अगले दिन बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी मेरे घर की बाहरी दीवार से तेजी से नीचे बहने लगा। रेन शेड हट जाने की वजह से पानी सीधे नीचे वाले पड़ोसी की बैल्कनी में घुसने लगा। तीसरे दिन सुबह सुबह कम्युनिटी डायरेक्टर लाल आंखों के साथ मेरे दरवाजे पर आए। उनकी आवाज तक बैठ चुकी थी। उन्होंने कहा, प्लीज रेन शेड वापस लगवा दीजिए। नीचे की 5 फैमिलीज ने मिलकर कंप्लेंट की है। उनका कहना है कि उनके घरों में फंगस लगने वाली है। मैं सोयाबीन मिल का पकड़े आराम से बोला, माफ कीजिए, अब इसे वापस नहीं लगा सका। दरवाजे के बाहर वही पड़ोसी खड़ा था जिसने मेरी शिकायत की थी। उसका चेहरा तवे के पीछे जितना काला होता है उससे भी ज्यादा काला पड़ चुका था। जिस दिन सिटी मैनेजमेंट वाले आए थे उस समय मैं बैल्कनी में पौधों को पानी दे रहा था। 2 यूनिफॉर्म पहने हुए कर्मचारी गंभीर चेहरे के साथ फाइल लेकर खड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या आप लू चेन हैं? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, हमें कंप्लेंट मिली है कि आपकी बैल्कनी की बाहरी दीवार पर लगा रेन शेड इलीगल कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आता है और इसे हटाना पड़ेगा। इतना कहकर उसने नीचे की ओर इशारा किया। मैंने उसकी उंगली की दिशा में देखा। नीचे मेरा पड़ोसी झांग वेई दोनों हाथ सीने पर बांधे बिल्डिंग के बाहर बने पत्थर के शेर के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान छिपाए नहीं छिप रही थी। उसके बगल में उसकी पत्नी खड़ी थी जो मेरी ओर उंगली दिखाकर कुछ न कुछ कह रही थी। मैंने नजर वापस सिटी ऑफिसर की तरफ घुमाई और कहा, ठीक है। कर्मचारी कुछ पल के लिए चौंक गया। शायद उसने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना आसानी से मान जाऊंगा। उसने जो लंबी एक्सप्लेनेशन और रूल्स समझाने की तैयारी की थी वह सब उसके गले में ही अटक गई। उसने पूछा, क्या कहा आपने? मैंने दोबारा कहा, मैं सहमत हूँ। डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? मैं साइन कर देता हूँ। इस बार उसके पीछे खड़े युवा कर्मचारी भी हैरान रह गए। उन्होंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा था जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाने के नाम पर रोते चिल्लाते थे, लेकिन मेरी तरह सीधे मान जाने वाला शायद पहला इंसान था। टीम के लीडर ने जल्दी से फाइल से नोटिस निकाला और बोला, रूल्स के अनुसार आपको इसे खुद हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। अगर तय समय के भीतर नहीं हटाया गया तो हम फोर्सफुली इसे हटाएंगे। मैंने पेन लिया और नोटिस के नीचे अपना नाम लिख दिया। फिर बोला, 3 दिन की जरूरत नहीं है, मैं इसे आज रात ही हटा दूंगा। उसने कहा, सहयोग के लिए धन्यवाद। उनके जाने के बाद मैं वापस बैल्कनी में गया और अपनी ऑर्किड फ्लावर्स को पानी देने लगा। तभी नीचे से झांग वेई जोर से चिल्लाया, लू चेन, सुना ना? जल्दी से इसे हटाओ, पब्लिक रिसोर्सेज पर कब्जा मत करो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास टहल रहे कई बुजुर्ग भी हमारी तरफ देखने लगे। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। पौधों को पानी देने के बाद मैंने मोबाइल निकाला और सोसाइटी ओनर्स ग्रुप में जाकर ऑनेस्ट डेकोरेशन नाम के कॉन्टैक्ट को कॉल लगाया। हेलो, क्या आप मास्टर जो हैं? जी, बोल रहा हूँ। मैंने कहा, मैं बिल्डिंग 7 के फ्लैट 601 से लू चेन बोल रहा हूँ। मेरी बैल्कनी में एक रेन शेड है, उसे आज रात हटवाना है। क्या आप लोग वर्कर्स भेज सकते हैं? पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं एक्स्ट्रा पेमेंट दूंगा। उसने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल कर सकते हैं। आज रात हमारे कुछ वर्कर्स खाली हैं, हम इसे पूरी तरह साफ करके हटाएंगे। कॉल खत्म करने के बाद मैं किचन में डिनर बनाने चला गया। झांग वेई का परिवार लगभग 6 महीने पहले ही मेरे नीचे वाले फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। उनके आने के बाद से इस बिल्डिंग में कभी शांति नहीं रही। कभी उन्हें ऊपर चलने की आवाज से प्रॉब्लम होती, कभी कॉरिडोर में रखे सामान से, तो कभी सोसाइटी की स्ट्रे कैट्स से। उसकी पत्नी ने अपने बैल्कनी को ग्लास फ्लावर हाउस में बदल रखा था। कुछ दिन पहले उसने ओनर्स ग्रुप में कंप्लेंट की थी कि मेरे रेन शेड से टपकने वाला पानी उसके फूलों पर गिरता है। झांग वेई ने तुरंत मुझे टैग करके कहा था कि मैं खुद इसका सोल्यूशन निकालूं। तब मैंने जवाब दिया था कि रेन शेड का काम बारिश रोकना और पानी की दिशा बदलना है, इसलिए बारिश में उससे पानी टपकना एक नॉर्मल फिजिकल फिनोमिनॉन है। शायद ग्रुप में उसकी बेइज्जती हो गई थी, इसलिए उसने उसके बाद कुछ नहीं कहा। मुझे लगा मामला वहीं खत्म हो गया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह सीधे सिटी मैनेजमेंट तक कंप्लेंट पहुंचा देगा। यह रेन शेड मैंने यहाँ शिफ्ट होने के पहले साल में लगवाया था। हमारी बिल्डिंग की डिजाइन में एक कमी थी, बैल्कनी की बाहरी दीवार पर वाटरप्रूफ एज नहीं बनाई गई थी, इसीलिए बारिश का पानी सीधे दीवारों से नीचे बहता था। समय के साथ नीचे वाले फ्लैट्स की सीलिंग और दीवारों में लीकेज और फंगस की प्रॉब्लम हो जाती थी, इसलिए पूरी बिल्डिंग के रेजिडेंट्स ने लगभग एक जैसे ट्रांसपेरेंट रेन शेड्स लगवा लिए थे। इससे न सनलाइट रुकती थी और न ही बिल्डिंग का लुक खराब होता था, बल्कि पानी सही दिशा में बहता था और दीवारें सुरक्षित रहती थीं। पिछले 10 सालों से सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि झांग वेई यहाँ नहीं आया था। शाम 7 बजे मास्टर जो 2 वर्कर्स के साथ समय पर पहुंच गया। जल्द ही ड्रिल मशीन और कटिंग मशीन की आवाजें गूंजने लगी। शायद झांग वेई ने आवाज सुन ली थी, इसलिए वह खास तौर पर नीचे आकर निगरानी करने लगा। वह पत्थर के शेर के पास खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था और देख रहा था कि वर्कर्स एक एक करके रेन शेड के पैनल्स नीचे उतार रहे हैं। उसके चेहरे की मुस्कान हर मिनट और बड़ी होती जा रही थी। रात 10 बजे तक पूरा रेन शेड हट चुका था, यहाँ तक कि दीवार में लगे स्क्रूज भी पूरी तरह निकाल दिए गए थे। मैंने खुशी खुशी पेमेंट की और वर्कर्स को बोनस भी दिया। मास्टर जो हंसते हुए बोला, सर, आपके रेन शेड का मटेरियल बहुत अच्छा था, इसे हटाना सच में अफसोस की बात है। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या करूं, किसी को यह आंखों में चुभ रहा था। वर्कर्स के जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जैसे कोई बड़ी बारिश आने वाली हो। अगली सुबह मैं तेज बारिश की आवाज से जाग गया। कर्टन हटाकर देखा तो बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स शीशे पर गिरकर पानी की धाराओं में बदल रहे थे। मैं बैल्कनी में गया। रेन शेड हट जाने के बाद अब बारिश के पानी को रोकने या दिशा देने वाला कुछ भी नहीं था। पानी बिना किसी रुकावट के सीधे छठी मंजिल की बाहरी दीवार पर जोर जोर से गिर रहा था। फिर वह पानी दीवार के साथ बहते हुए एक शानदार वाटर कर्टन बन गया और सीधा 5वीं मंजिल पर झांग वेई की बैल्कनी पर गिरने लगा। इस समय उसकी बैल्कनी ऊपर की दीवार से आने वाले पूरे पानी का भार झेल रही थी। उसका बड़ी मेहनत से बनाया गया सनलाइट फ्लावर हाउस अब मूसलाधार बारिश का सामना कर रहा था। मैं कॉफी का कप उठाकर बैल्कनी के दरवाजे के पास खड़ा हो गया और चुपचाप यह सब देखने लगा। तभी नीचे से आवाज आई, अरे भगवान, ये क्या हो गया?
झांग वेई जल्दी आओ, बैल्कनी में पानी भर गया। झांग वेई गुस्से में चिल्लाया, साला ये पानी झरने की तरह नीचे कैसे गिर रहा है? लू चेन, क्या ये सब तुम्हारी चाल है? मैंने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आराम से कॉफी खत्म की, कमरे में जाकर कपड़े बदले और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, देखा कि झांग वेई बाहर खड़ा मेरा रास्ता रोके हुए है। उसके पीछे उसकी पत्नी मोबाइल लेकर मेरे घर के दरवाजे की लगातार वीडियो बना रही थी। क्या तुमने ये जानबूझकर किया है? उसने गुस्से में पूछा। मैंने शांत स्वर में कहा, मिस्टर झांग, जो कहना है सीधे कहो, हाथ मत लगाना। उसने कहा, ठीक है तो बताओ, मेरे घर की बैल्कनी में पानी भर गया है, क्या यह तुम्हारी वजह से हुआ? मैंने जवाब दिया, मेरे घर का रेन शेड इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसकी कंप्लेंट तुमने की थी, सिटी मैनेजमेंट ने उसे हटाने का ऑर्डर दिया और मैंने कानून का पालन करते हुए उसी रात उसे हटा दिया। अब बारिश हो रही है और पानी नीचे बह रहा है, यह एक नेचुरल फिनोमिनॉन है, इसमें मेरा क्या दोष है? मेरी बात सुनकर झांग वेई कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, तुम्हें पहले से पता था कि ऐसा होगा, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है? मैंने कहा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने अपने घर का इलीगल स्ट्रक्चर हटाया है, इससे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? वह चिल्लाया, मेरे फूल, मेरे सारे इंपोर्टेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पानी में खराब हो गए। लू चेन, तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। मैंने पूछा, कॉम्पेंसेशन किस आधार पर? क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम्हारे फूल मैंने खराब किए हैं? पानी का नीचे बहना ग्रेविटी लॉ है, इसके लिए तुम्हें न्यूटन को दोष देना चाहिए। झांग वेई गुस्से से कांप उठा, तुम बेकार की बहस कर रहे हो। मैंने कहा, कंप्लेंट पहले तुमने की थी, मैं तो सिर्फ कानून का पालन कर रहा हूँ। इतना कहकर मैंने अपना बैग उठाया और बाहर निकलने लगा। जरा रास्ता दो, मुझे ऑफिस जाना है। झांग वेई चिल्लाया, तुम कहीं नहीं जाओगे जब तक यह मामला साफ नहीं होता, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। मैंने कहा, तुम मेरी पर्सनल फ्रीडम रोक रहे हो, मैं अभी पुलिस को कॉल कर सकता हूँ। मैंने मोबाइल निकाला और उसकी तरफ कर दिया। जैसे ही उसने मेरी स्क्रीन पर 110 डायल स्क्रीन देखी, वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गया, लेकिन उसकी पत्नी तुरंत आगे आकर उसके सामने खड़ी हो गई और मेरा रास्ता रोकते हुए बोली, पुलिस को कॉल करो। करो ना, अच्छा ही होगा, पुलिस आकर फैसला करेगी कि आखिर लोगों को इस तरह परेशान करने वाला कौन है। तभी सामने वाले घर का दरवाजा खुला और आंटी ली बाहर झांकने लगी। मेरे दरवाजे पर इतना हंगामा देखकर वह एक पल के लिए हैरान रह गई। झांग वेई की पत्नी को जैसे कोई सहारा मिल गया हो, वह तुरंत आंटी ली से रोते हुए बोली, बहन जी आप ही फैसला कीजिए। इनके रेन शेड के हटे ही सारा बारिश का पानी हमारे घर में घुसने लगा, मेरे सारे फूल खराब हो गए और ये कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्या यह जानबूझकर बदला लेना नहीं है? आंटी ली ने उसकी बात सुनकर कहा, जब यह रेन शेड लगा था तभी तो पानी रुकता था, तुम लोगों ने ही इसकी कंप्लेंट की थी, अब इसे हटा दिया गया है तो पानी नीचे ही आएगा ना। झांग वेई की पत्नी बोली, लेकिन सारा पानी हमारे घर में ही क्यों आए? आंटी ली ने जवाब दिया, तो फिर कहाँ जाएगा? आसमान में उड़ जाएगा क्या? यह सुनते ही झांग वेई के पास कोई जवाब नहीं बचा। मैं उनके पास से निकलकर लिफ्ट की तरफ चला गया। लिफ्ट का बटन दबाते समय मैंने देखा कि झांग वेई मेरी पीठ की तरफ उंगली दिखाकर अपनी पत्नी से कुछ कह रहा था। उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा और नाराजगी थी। मुझे पता था कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी और इतने अजीब तरीके से आगे बढ़ेगा। लगातार पूरे दिन बारिश होती रही। शाम को जब मैं ऑफिस से वापस सोसाइटी पहुंचा तो देखा कि बिल्डिंग के नीचे लोगों की भीड़ लगी हुई है। कम्युनिटी डायरेक्टर वांग भी वहां मौजूद थे और हाथ में नोटबुक लेकर कुछ लिख रहे थे। झांग वेई और उसकी पत्नी भीड़ के बीच खड़े थे और ऊपर की तरफ उंगली दिखाते हुए कह रहे थे, डायरेक्टर वांग आपने देखा ना, बारिश का पानी झरने की तरह सीधे हमारे घर में घुस रहा है। सिर्फ हमारा ही नहीं, चौथी मंजिल, तीसरी मंजिल और दूसरी मंजिल वाले भी परेशान हो रहे हैं। डायरेक्टर वांग ने ऊपर देखा और उनकी भौहें सिकुड़ गईं। छठी मंजिल की दीवार से गिरता हुआ पानी एक बड़े वाटर कर्टन की तरह नीचे आ रहा था। पांचवी मंजिल की बैल्कनी से टकराने के बाद पानी चारों तरफ बिखर रहा था। उसका कुछ हिस्सा नीचे की ओर बहता जा रहा था, जबकि कुछ हिस्सा हवा की वजह से इधर उधर उड़कर चौथी और तीसरी मंजिल की खिड़कियों और दीवारों को पूरी तरह भिगो रहा था। नीचे की मंजिलों के कुछ रेजिडेंट्स भी शिकायत करने लगे, आज पूरे दिन हमारी खिड़कियां सूखी ही नहीं, दीवारें पूरी तरह गीली हो गई हैं। अगर यह लंबे समय तक चला तो फंगस लग जाएगी। मुझे आते देख भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बढ़ गई और मेरे लिए रास्ता बन गया। झांग वेई ने मुझे देखते ही गुस्से में कहा, लू चेन देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। डायरेक्टर वांग ने तुरंत उसे शांत कराया। झांग वेई पहले शांत हो जाओ। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, लू चेन ये समस्या अब सच में दूसरे पड़ोसियों को भी प्रभावित कर रही है। मैंने कहा, डायरेक्टर वांग पहली बात, झांग वेई ने मेरे रेन शेड की इलीगल कंस्ट्रक्शन के रूप में कंप्लेंट की थी। सिटी मैनेजमेंट ने कानून के अनुसार कार्रवाई की और मैंने पूरा सहयोग किया। दूसरी बात, बिल्डिंग की डिजाइन ऐसी है कि बारिश का पानी सीधे दीवार से नीचे बहता है, ये डेवलपर की गलती है, मेरी नहीं। तीसरी बात, दूसरे पड़ोसियों को परेशानी हो रही है, इसके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मेरी तीनों बातें खत्म होते ही पूरा माहौल शांत हो गया। झांग वेई कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि मैंने सिर्फ सच बोला था। डायरेक्टर वांग ने गहरी सांस ली। वह भी जानते थे कि मैं गलत नहीं था। उन्होंने कहा, बात तो सही है, लेकिन आखिर हम सब पड़ोसी हैं, थोड़ा इंसानी रिश्ता भी देखना चाहिए। अब जब समस्या पैदा हो गई है तो हमें मिलकर कोई सोल्यूशन निकालना होगा, है ना? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ सोल्यूशन निकलना चाहिए, लेकिन सही तरीका यह है कि जिन रेजिडेंट्स को परेशानी हो रही है वे सब मिलकर डेवलपर और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के खिलाफ शिकायत करें और पूरी बिल्डिंग की आउटर वॉल की वाटरप्रूफ रेनोवेशन करवाएं। यही परमानेंट सोल्यूशन है। जैसे ही मैंने डेवलपर का नाम लिया, अभी तक गुस्से में खड़े कई रेजिडेंट्स अचानक चुप हो गए। सब जानते थे कि डेवलपर और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहते हैं। एक रेजिडेंट बोला, अगर हम उनके पास गए तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। दूसरा बोला, हाँ जब तक वे कुछ करेंगे तब तक हमारे घर पूरी तरह खराब हो जाएंगे। डायरेक्टर वांग ने कहा, लू चेन ये प्रोसेस बहुत लंबी है, अभी जो समस्या सामने है पहले उसे तो हल करें। क्या तुम फिलहाल रेन शेड वापस नहीं लगवा सकते? मैंने शांत स्वर में कहा, मिस्टर जांग ने खुद मेरे रेन शेड की इलीगल कंस्ट्रक्शन की कंप्लेंट की थी और उसके सबूत के तौर पर सिटी मैनेजमेंट का डिमोलिशन नोटिस अभी भी मौजूद है। मैंने शांत स्वर में कहा, डायरेक्टर वांग आप कम्युनिटी डायरेक्टर हैं, आप मुझे कानून मानने के लिए कहते हैं, लेकिन क्या अब आप ही मुझे कानून तोड़ने के लिए कह रहे हैं? डायरेक्टर वांग पूरी तरह चुप हो गए। बात भी सही थी, अभी कुछ दिन पहले ही रेन शेड को इलीगल कंस्ट्रक्शन बताकर हटाया गया था और अब
अब उसे वापस लगाने को कहा जा रहा था। यह कैसी बात हुई? झांग वेई का चेहरा कभी लाल हो रहा था तो कभी सफेद। उसका हाल देखने लायक था। उसने खुद ही अपने लिए रास्ता बंद कर लिया था। मैंने आगे कहा, या फिर आप लोग सिटी मैनेजमेंट के पास जाइए और उनसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेकर आइए कि यह रेन शेड इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है और इसे लगाने की अनुमति है। जैसे ही मुझे ऑफिशियल अप्रूवल मिल जाएगा, मैं बिना एक शब्द कहे तुरंत इससे वापस लगवा दूंगा। लेकिन सब जानते थे कि सिटी मैनेजमेंट से अपना ही फैसला बदलवाना डेवलपर के पास जाने से भी ज्यादा मुश्किल था। मैं उन सब की खामोशी देखकर और कुछ नहीं बोला और सीधे बिल्डिंग के अंदर चला गया। पीछे से झांग वेई की गुस्से से भरी चीखें और बाकी पड़ोसियों की नई शिकायतें सुनाई देती रहीं। उसी रात झांग वेई की अगुवाई में दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं मंजिल के कुल 5 फैमिलीज की जॉइंट कंप्लेंट लेटर बिल्डिंग के नोटिस बोर्ड पर चिपका दी गई। उस कंप्लेंट लेटर में बड़े भावुक शब्दों में लिखा गया था कि फ्लैट 601 के मालिक लू चेन द्वारा रेन शेड हटाने की वजह से नीचे रहने वाले कई फैमिलीज वाटर डैमेज का शिकार हो गए हैं, दीवारें गीली हो गई हैं, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है और कम्युनिटी तथा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से मांग की गई थी कि वे हस्तक्षेप करके लू चेन को पुरानी स्थिति बहाल करने का आदेश दें। झांग वेई ने खुद जिस आग को जलाया था, अब वही आग उसके और बाकी लोगों के घर तक पहुंच चुकी थी और मैं तो बस एक कानून का पालन करने वाला अच्छा नागरिक था। यह ड्रामा अब और भी दिलचस्प होता जा रहा था। उसी रात झांग वेई की अगुवाई में दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं मंजिल के कुल 5 फैमिलीज की जॉइंट कंप्लेंट लेटर बिल्डिंग के नोटिस बोर्ड पर चिपका दी गई। कंप्लेंट लेटर में विस्तार से लिखा गया था कि फ्लैट 601 के मालिक लू चेन द्वारा रेन शेड हटाने के कारण नीचे रहने वाले रेजिडेंट्स को वाटर डैमेज, दीवारों में नमी और प्रॉपर्टी लॉस का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कम्युनिटी और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से मांग की गई कि लू चेन को रेन शेड दोबारा लगाने और स्थिति पहले जैसी करने का आदेश दिया जाए। झांग वेई ने खुद जिस आग को भड़काया था, अब वह उसी के सिर पर आ गिरी थी और मैं अब भी सिर्फ एक कानून मानने वाला नागरिक था। ये पूरा मामला पहले से कहीं ज्यादा मजेदार हो चुका था। जॉइंट कंप्लेंट लेटर की घटना शांत तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह साबित हुई और पूरे सोसाइटी में हलचल मच गई। किसी ने उस लेटर की फोटो लेकर ओनर्स ग्रुप में भेज दी। फोटो ग्रुप में आते ही पूरा ग्रुप हंगामे से भर गया। एक रेजिडेंट ने लिखा, पहले खुद कंप्लेंट की, अब मिलकर वापस लगवाने की मांग कर रहे हैं, ये कैसा लॉजिक है। दूसरे ने लिखा, झांग वेई ने सच में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तीसरे ने कहा, मुझे तो नीचे रहने वाले फैमिलीज पर तरस आ रहा है, झांग वेई जैसा टीममेट मिला है तो नुकसान तो होना ही था। एक और रेजिडेंट बोला, सच कहूं तो लू चेन ने कुछ भी गलत नहीं किया, तुमने उसके रेन शेड की कंप्लेंट की, उसने उससे हटा दिया, सब कुछ पूरी तरह लीगल है। अब प्रॉब्लम पैदा हो गई तो उसकी जिम्मेदारी उस पर क्यों डाली जा रही है। एक और मैसेज आया, मैं लू चेन का सपोर्ट करता हूँ, ऐसे सेल्फिश नेबर्स को इसी तरह सबक मिलना चाहिए। ग्रुप में लगभग हर कोई मेरी तरफ था। झांग वेई और उसकी पत्नी बार बार अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना था कि उन्होंने सिर्फ सोसाइटी के रूल्स और ऑर्डर को बनाए रखने के लिए कंप्लेंट की थी, उन्हें अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। ग्रुप में तुरंत जवाब आया, जब कंप्लेंट की थी तभी उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना चाहिए था। किसी ने लिखा, तुम दोनों एडल्ट हो, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। एक और रेजिडेंट ने लिखा, बहाने बनाना बंद करो, सबकी आंखें खुली हुई हैं, असली वजह सिर्फ इतनी थी कि रेन शेड से गिरने वाला पानी तुम्हारे फूलों पर पड़ रहा था। फिर किसी ने लिखा, इतने सेल्फिश होने के बाद भी खुद को अच्छा इंसान साबित करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ ही देर में झांग वेई और उसकी पत्नी को ग्रुप में इतनी आलोचना झेलनी पड़ी कि वे पूरी तरह चुप हो गए और फिर कोई मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन इस घटना का असर यही नहीं रुका, मामला लगातार और ज्यादा फैलता जा रहा है। अगले दिन सुबह सुबह प्रॉपर्टी मैनेजर ने मुझे खुद कॉल किया। हेलो मिस्टर लू, मैं प्रॉपर्टी ऑफिस से मैनेजर लियू बोल रहा हूँ। मैंने कहा, हेलो मैनेजर लियू। उसने हिचकिचाते हुए कहा, वो आपके रेन शेड वाले मामले के बारे में हमें सब पता चल गया है। अब नीचे रहने वाले कई रेजिडेंट्स बहुत नाराज हैं। हमारी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बीच में फंस गई है और हमारे लिए भी सिचुएशन संभालना मुश्किल हो रहा है। मैंने पूछा, तो वह बोला, आप थोड़ा कोऑपरेशन कर सकते हैं क्या? फिलहाल रेन शेड वापस लगवा दीजिए ताकि सबका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए, बाकी चीजों का सोल्यूशन हम बाद में मिलकर निकाल लेंगे। मैंने शांत स्वर में कहा, मैनेजर लियू, कल मैं डायरेक्टर वांग को साफ साफ बता चुका हूँ, उस रेन शेड को सिटी मैनेजमेंट ने इलीगल कंस्ट्रक्शन घोषित किया है। क्या आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट चाहती है कि मैं खुलेआम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फैसले का विरोध करूं? अगर ऐसा है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी क्या आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट लेगी? उधर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मैंने आगे कहा, या फिर आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मुझे एक रिटन प्रूफ दे दें कि रेन शेड लगाना पूरी तरह लीगल है और उससे जुड़ी सारी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। अगर ऐसा ऑफिशियल प्रूफ मिल जाता है तो मैं अभी उसे वापस लगवा देता हूँ। मैनेजर लियू तुरंत घबरा गया। नहीं नहीं मिस्टर लू, आप हमें मुश्किल में डाल रहे हैं। मैं हल्का सा हंसा और बोला, यह बात दोनों तरफ लागू होती है। आप लोग एक कानून मानने वाले रेजिडेंट से इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाहते हैं, क्या यह मुझे मुश्किल में डालना नहीं है? फिर मैंने कहा, मैनेजर लियू, असली समस्या बिल्डिंग की डिजाइन डिफेक्ट है, ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अभी सबसे अच्छा तरीका यही है कि मेंटेनेंस फंड एक्टिवेट किया जाए और पूरी बिल्डिंग की आउटर वॉल पर वाटरप्रूफ कंस्ट्रक्शन करवाया जाए। अगर आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इस काम को लीड करके पूरा करवा दे तो मुझे लगता है कि पूरी सोसाइटी आपको धन्यवाद देगी। इतना कहकर मैंने कॉल काट दिया। मुझे पता था कि मेंटेनेंस फंड शुरू करना आसान काम नहीं है, प्रोसेस लंबा और जटिल था और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट शायद ही इस झंझट में पड़ना चाहती। मैंने बस एक बार फिर गेंद उनके पाले में डाल दी थी। दोपहर तक बारिश लगातार जारी रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसका रुकने का कोई इरादा ही नहीं है। मैं उस दिन थोड़ा जल्दी ऑफिस से लौट आया। बिल्डिंग के नीचे पहुंचते ही मैंने एक मजेदार सीन देखा। झांग वेई की बैल्कनी में उसकी पत्नी एक बहुत बड़ा प्लास्टिक टब पकड़े हुए थी और बड़ी मुश्किल से उसमें भरा पानी बाहर फेंक रही थी। दूसरी तरफ झांग वेई सीढ़ी पर चढ़ा हुआ था। उसके हाथ में एक विशाल प्लास्टिक शीट और टेप थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी बैल्कनी के ऊपर यानी मेरे बैल्कनी फ्लोर के ठीक नीचे खुद ही एक टेम्पररी शेड बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लगातार गिरती बारिश उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर रही थी। उसका पूरा शरीर भीग चुका था। सीढ़ी बार बार हिल रही थी। टेप गीली दीवार पर चिपक ही नहीं रही थी। तभी हवा का एक तेज झोंका
झोंका आया और प्लास्टिक शीट उड़कर सीधे उसके चेहरे पर चिपक गई। उसका हाल बेहद दयनीय और हास्यास्पद लग रहा था। नीचे कुछ पड़ोसी तमाशा देख रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। इससे क्या फायदा होगा, यह सिर्फ टेम्पोरेरी फिक्स है, असली समस्या तो वहीं की वहीं है। जो बोओगे वहीं काटोगे, पहले सोचना चाहिए था, अब पछताने से क्या फायदा। कुछ लोग तो उसकी हालत देखकर हंसी भी नहीं रो पा रहे थे। मैं बिना रुके सीधे बिल्डिंग के अंदर चला गया। जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाजा खोला